धन्यवाद सोनल जी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा वॉइस को कम रखें ताकि यहां पर जो लोग बैठे हैं वो धैर्यपूर्वक सुन पाएं, आवाज ज्यादा गूंजे नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है ये हमारा। महत्वपूर्ण सत्र इसलिए है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत इस समय मंच पर है जो यहां के जनप्रतिनिधि तो हैं ही, पूरे मध्य प्रदेश के लिए उनका परिवार गौरव का विषय रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जिनकी भी दिलचस्पी है वो कोई भी शख्स वीरेंद्र कुमार सकलेचा का नाम नहीं भूल सकता है। मध्य प्रदेश की सियासत के 75 साल के इतिहास में अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एक नाम जब पूछा जाता है कि प्रशासनिक दक्षता के आधार पर तो 3 नाम उभर कर आते हैं, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, अर्जुन सिंह और वीरेंद्र कुमार सकलेचा, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता से मध्य प्रदेश की सियासत को बेहद प्रभावित किया। लेकिन इसमें सबसे छोटा कार्यकाल वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का रहा, पर इसके बावजूद भी अगर वह अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए ख्यात हैं तो यह निश्चित रूप से नीमच वासियों के लिए, नीमच जिले के लिए गौरव का विषय है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के लिए। और उनके पुत्र ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे साथ में। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जावत की जनता पिछले 20 साल से उनको चुनती आ रही है। समझना हमें उनसे आज यह है कि बतौर विधायक, बतौर भाजपा नेता और बतौर सरकार में मंत्री उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किस तरीके से किया। तो प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। और सबसे पहले जानना यही है, भाजपा ने आपके पिताजी को बहुत कुछ दिया था, आपके पिताजी ने भाजपा को बहुत कुछ दिया था, पर इसके बावजूद भी उनके संबंध खट्टे मीठे रहे। अब आप भाजपा में हैं, संबंध कितने मीठे और कितने खट्टे? संबंध हमेशा मीठे होते हैं, संबंध कभी भी खट्टे नहीं होते हैं। विषयांतर जीवन का एक विषय होता है, हमें गंभीरता से विषयांतर समझना चाहिए। और हमारा कहीं पे भी मेरा राजनीति में आने की कोई रुचि नहीं थी जी। परिस्थिति, गंभीरता और हमारे सर्वमान्य देश के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और वो जब नीमच पधारे, उनके अति आग्रह से मना करने के, मैंने 3 बार मना किया, फिर भी उनका इतना दबाव था कि मैं राजनीति में आया। आने के बाद एक विषय शुरू हुआ, कुछ नई परिस्थिति, नई परंपरा को समझा, नया कार्यक्षेत्र को समझा और जितने चैलेंज आते गए उतना मुझे पक्का नेता बनाते गए। जी। अगर चैलेंज नहीं होते तो शायद मैं जिस व्यवस्था में पहले एज इंडस्ट्रियलिस्ट जी रहा था जी। मैं शायद इस सेक्टर में ना आता जी। क्योंकि उसमें, इस सेक्टर में का एक नियम है, जो जितना समुंदर में गहराई में उतरेगा उतना अच्छा उसको मोती मिलेगा। जी। समुंदर का नियम यह है, पूरी दुनिया प्रकृति के नियम से चलती है। जी। पूरी गंदगी समुद्र सुबह बाहर नहीं, वो जितनी गहराई तक जा पाता वही राजनीति समझ पाता है। जी। मैं आज बस चर्चा में आपके हर सवाल जवाब पे अपन गंभीरता से चर्चा करेंगे। जी। बस मेरा एक आग्रह है जी। कि यहाँ बैठे हुए दोनों पक्ष के दर्शकों से जी। कि शांति से बात सुने, किसी के भी मन में कोई सवाल हो तो वो आसानी से हाथ ऊंचा करके चर्चा करें। जी। हुकदर के लिए हम यहाँ इतने लोगों का समय जी बर्बाद करने नहीं एकत्रित हुए, ऐसा मेरा आग्रह है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा, ओम प्रकाश सकलेचा जी ने बड़ी गंभीर बात कही। ये जो आयोजन हो रहा है ये केवल नीमच के लिए नहीं हो रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमारे चैनल के माध्यम से लाइव देखा जा रहा है। पूरे प्रदेश में एक संदेश जाना चाहिए कि नीमच की संस्कृति क्या है, नीमच की सभ्यता क्या है और नीमच वासियों की संजीदगी क्या है। कोशिश करेंगे कि एक गंभीर किस्म का
विमर्श यहां पर हम मंत्री जी के साथ कर पाए। तो सकलेचा साहब, आपने बड़े आसानी से बताया कि चुनौतियां हैं, चुनौतियों से जूझा इसलिए बना हुआ। अब इतना बता दें कि चुनौतियां किससे मिली, भाजपाइयों से मिली या कांग्रेसियों से मिली? देखो, कोई भी चुनौती कभी भी किसी भी पार्टी से नहीं होती है जी। आपकी विचार और जनता की जरूरत जी। इन दोनों का समन्वय करते समय जो भी रुकावट में आता है उसकी चर्चा होती है। जी। आज नीमच का चैलेंज जी। या मध्य प्रदेश का चैलेंज 2003 में ये था कि पानी कैसे किसान तक पहुंचे, जी। बिजली कैसे 24 घंटे मिले, जी। बच्चा कैसे शिक्षित हो, गृहिणी कैसे घर में रात को आराम से रह सके, सड़कें कैसे सुधरे। और जो मध्य प्रदेश किसी जमाने में पिछड़ा राज्य कहलाता था, वो आज सबसे फास्ट डेवलपिंग राज्य कैसे बने। जी। ये चैलेंजेस के बीच की जो यात्रा है, इन यात्राओं में अलग अलग पड़ाव आते हैं। जी। पड़ाव को हर आदमी अपने स्तर से अपने तरीके से सोचता और समझता है। कभी भी बिना गंभीरता के कोई विषय का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और सबसे ज्यादा चर्चा में चौथा स्तंभ जब आता है, क्योंकि एक वाक्य जब हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जी। एक विषय आया था कि कभी भी प्रशासन, इलेक्टोरल जीते हुए जनप्रतिनिधिगण, जी। और तीसरा जुडिशरी, जी। और चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना। इन तीनों में जब तक समन्वय न हो, शांति रखिए। इन अब ये तीनों आप तय नहीं करेंगे, मंत्री जी हैं, उन्हें बोलने दीजिए, फिर आपके सवाल आएंगे। धैर्य रखिए जी। इन तीनों में जब तक समन्वय नहीं जी। होता है, कोई भी चीज की गड़बड़ी नहीं हो सकती। जब इन तीनों का समन्वय होता है तो कुछ गड़बड़ी की शुरुआत होती है। मैं रोकता हूं सकलेचा साहब जी। मेरा सवाल तो बड़ा संक्षिप्त था। हाँ, मेरा सवाल था, भाई आप चुनौतियों के कारण से राजनीति में बने हुए हैं। मैंने आपसे जानना चाहा, भाई चुनौतियां किससे मिली? भाई हमने आपके पिताजी के संदर्भ में देखा था, उन्हें पार्टी के अंदर से बढ़िया चुनौतियां मिली। ओम प्रकाश सकलेचा जी भी उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, पार्टी में ही निपट रहे हैं या कांग्रेसियों से भी नहीं निपट रहे हैं? मैं किसी से नहीं निपट रहा हूं, मैं अपने आप से चल रहा हूं और जनता के साथ चल रहा हूं और विकास के लिए चल रहा हूं। अगर ऐसा है, हम आराम से सकलेचा साहब आपसे एक बात जानेंगे। जब आप थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिए। मतलब आपसे मैंने विनम्र आग्रह किया कि एक गंभीर विमर्श के लिए आपका भी मौका आएगा, सवालों के साथ थोड़ा धैर्य तो रखिए। जिस व्यक्ति को आप 20 साल से विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर देख रहे हैं, यहां 5 मिनट में बेचैन हो रहे हैं। भाई माननीय सकलेचा साहब, आप ये बताओ कि आप विकास की ओर देख रहे हैं, आप लगातार काम की ओर देख रहे हैं, पर हम आपके आंकड़े देख रहे हैं। वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, आपकी विधायकी का समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपके वोटों का प्रतिशत घटता जा रहा है। जब काम बेहतर हो रहा है तो वोट क्यों घट रहा है? बिल्कुल आपके आंकड़े गलत थे जी। बिल्कुल गलत थे। तथ्यों को समझिए। आप बताइए ना। तथ्य बता रहे हैं। जब जावद विधानसभा 2003 में थी जी, तो उसमें 46 पोलिंग नीमच की सराउंड की मेरी विधानसभा का सेक्टर था। ठीक है। उससे 10,000 प्लस वोटों की अतिरिक्त लीड मिलती थी। ठीक। उसको अगर आप डाइल्यूट कर दें, वो जोन जब रीऑर्गेनाइज हुआ विधानसभा का, तो उसमें वो चला गया नीमच विधानसभा में, तो वो लीड चली गई नीमच में जी। तो वो अंतर 1 आया जी। जब हम उस अंतर को अलग कर लेते हैं तो फिर गैप बढ़ रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आप तो बड़े नेता हैं सकलेचा साहब, आप कोई एक जावद विधानसभा के नेता थोड़ी हैं।
आप तो प्रदेश के नेता हैं। अगर आप प्रदेश के नेता हैं तो इस तर्क के साथ रहेंगे, वो क्या है, मेरी विधानसभा सीट का कुछ वोटर इलाका पोलिंग बूथ इधर चला गया। अरे भाई, आपसे तो उम्मीद थी कि आपके कारण से बाकी इलाकों में भी भाजपा को बढ़त आएगी। बढ़त मिल रही है ना, मिल रही है ना, जी मिल रही है, बढ़त मिल रही है ना। तो आपकी बढ़त कहाँ है? नहीं, हमारी बढ़त, जो हमारा वोट परसेंटेज जिधर था जी उधर बढ़ रहा है जी। आप टोटल वोट का अगर 33-30% हिस्सा जी नंबर कम हुआ तो प्रोपोर्शनेट नंबर तो प्रोपोर्शनेट ही होगा ना जी। यू कैन नॉट से कि भैया एग्जैक्टली वही नंबर रहेगा। नहीं, हमारा तो नहीं, आप जिस आंकड़े पे चल रहे हैं उस आंकड़े का करेक्शन कर ले कि जब इतने 1/3 विधानसभा अलग हुआ तो उसका वोट का फर्क तो आएगा बेस का। अपन वो बात तो मतलब हम ये समझें कि जो माननीय परिवार साहब बैठे हुए हैं ये क्या, तो इनका आंकड़ा तो बड़ा आकर्षक लगता है, बड़े लंबे अंतर से जीतते हैं। कौन? माननीय विधायक जी। हाँ, जीतते ना। तो वो आपकी ही देन है, इसलिए नहीं, मैं अरे उनकी मेहनत के बिना उनको कैसे मिलेगा भाई जी। उन्हें एक बार शुरुआत में हमने दिया जी, लेकिन बाद में तो उन्हें मेंटेन करना पड़ा ना। तो फिर मेरा यही तो सवाल है, तो आपको अब तो नई विधानसभा में 2008 में परिसीमन हो गया, तो 2008 के अंतर को मान भी लें। हाँ। तो 2013 2018 में बढ़े। ओम प्रकाश सकलेचा जी का अंतर क्यों नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना जी, बढ़ रहा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सकलेचा साहब, आप ये बताएं कि नीमच वो क्षेत्र है जहां से वीरेंद्र कुमार सकलेचा उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, माननीय सुंदरलाल पटवा जी भी यहां के थे, मुख्यमंत्री रहे। आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश को पिछड़े राज्य से विकसित राज्य में तब्दील करने में हम जा रहे हैं, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना रहे हैं। अब वो ये जो सोने का मध्य प्रदेश है उसमें नीमच कहां खड़ा है? तांबे के तौर पे, पीतल के तौर पे, गिलट के तौर पे कहां पर है? आपने जो करनी है कर ले, ध्यान से सुनना है, समझना है। सबके पास अवसर है। नहीं प्लीज, आपको उत्तर की प्रतीक्षा है साहब, आप थोड़ा बताएं। जी। नीमच में जी सिर्फ 100 नई इंडस्ट्री अभी चालू हुई। जी। टोटल नीमच में अप्रॉक्सीमेटली जावद और नीमच मिला के कम से कम 5,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट आया है जी, जो तथ्यों पे है जी। 100 इंडस्ट्री खुलना, और उसके पहले अगर मैं जावद की भी बात और टोटल लेता हूं जी, तो सीसीआई और विक्रम स्वर्गीय सकलेचा जी ने शुरू किया जी। उसके बाद नीमच में कोई इंडस्ट्री नहीं आई जी। दोनों के लाइसेंस 77 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बैठकर अलाट हुए, और उसमें 2 विषय थे, अनजाने में बात ना करें। पहला था कि विक्रम सीमेंट बिरलाज आना चाह रहे थे जी। जॉर्ज फर्नांडिस कम्युनिस्ट नेता थे जी। उनने कहा कि हम किसी बिजनेस हाउस के बजाय इनको देंगे सोशलिस्ट लीडरशिप पे, तो दोनों यूनिट एक साथ स्वीकृत हुए जी। दोनों के लाइसेंस 78 में डिस्ट्रीब्यूट हुए, 78 में उनके माइनिंग लीज हुई जी। उसके बाद चले, इसके बाद जो बड़ा इंडस्ट्री आई, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट 2012 में जावद में के डीकेन में भगवानपुरा से शुरू हुआ जी। एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, उसका इकोनॉमी में असर इतना पड़ा कि जब 1200 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 600 करोड़ जो लोकल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसके कारण हाईएस्ट नंबर ऑफ डंपर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ जेसीबीज, इसका नीमच जिले में शुरुआत हुई। और आज अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये जो फंड आया, इस फंड से इकोनॉमी को एक नई ग्रोथ मिली जी। उसके बाद और 3 बड़े जी 150 मेगावाट के और सोलर प्रोजेक्ट आए। टेक्सटाइल के 5 यूनिट अभी आए, अलग अलग जगह जी, अलग अलग जगह जी।
ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी के तर्क जो है अब आपको बेचैन कर रहे हैं, और बेचैन इसलिए कर रहे हैं कि आप आरोप लगाना चाहते थे कि देखो इन्होंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, मंत्री जी बता रहे हैं मैंने ये किया। तो भाई आपका धैर्य कहां गया? एक बात बताएं मंत्री जी, आपने इतना सब कुछ काम किया, पर अभी इस तरफ में कांग्रेस ने बड़ा ध्यान दिया। माननीय दिग्विजय सिंह ने नीमच जिले की कमान संभाली है। कितना डर लग रहा है आपको? कोई डर नहीं है। कहेगा डर, कहेगा डर जी। इतने खेल खेल चुके हैं, और खेलेंगे? कौन सा खेल? ऐसे 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 हमने तो पहले दिन से उनको देखा हुआ है। नहीं, अगर आप डरे हुए नहीं हैं, आप कह रहे हैं हमने तो ऐसे खेल खेले हैं, हाँ? तो आपने तो भोपाल में दिल्ली के नेताओं का हुजूम लगा रखा है। साफ दिख रही है बेचैनी आपकी पार्टी की। इतने नेता, इतने नेता, इतने नेता। देखिए, नेता है, संगठन बड़ा है जी, तो चुनाव को चुनाव के दृष्टि से सबका सहयोग लेते हुए लड़ा जाता है। जी। हमारे पास नेता है तो हमारे नेता काम करेंगे, वो हर जगह काम करेंगे। उसमें 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 सामने वालों को क्या तकलीफ है? नहीं, उसमें सामने वालों को तकलीफ नहीं। हमारा सवाल इस बात को लेकर है कि आपके प्रदेश के नेतृत्व पे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इतना अविश्वास क्यों हो गया है? भाई आपके पास में शिवराज सिंह चौहान 18 साल के मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इतने, और अभी तो इनके दिए हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपके पास है। इसके बावजूद भी अमित शाह जी, गृह मंत्री, सब कुछ छोड़ के मध्य प्रदेश में रातें बिता रहे हैं। माननीय भूपेंद्र यादव जी, वो आप गली गली घुमवाने के हालात बना रहे हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय छोड़ आपकी गाड़ी कैसे पटरी पे रहे इसकी चिंता कर रहे हैं। क्यों इतनी बेचैनी है भाई? कोई बेचैनी नहीं है। हर जगह जहां पे भी चुनाव जिस राज्य में होते हैं, हमारी पूरी पार्टी की सब शक्ति वहां लगती है, और शक्ति लगाना चाहिए। चुनाव को चुनाव के दृष्टिकोण से लड़ना चाहिए। कभी भी चुनाव को कैजुअल नहीं लिया जाता है, सबका योगदान लिया जाता है। आपने कहा कि कैजुअल, दो विषय और आपके बहुत स्पष्ट आप कर ले जी कि सभी नेता जी, और आपने जैसा अभी बोला सिंधिया जी का, जी, सिंधिया जी की दादी ने पार्टी में थी, उनके पिताजी पार्टी में थे जी, वो खुद पार्टी में आए जी। ये तो बीच में अगर भटक गए तो भटक गए। आज वो वापस उनके पिताजी और दादाजी और दादी जी, तीनों खानदानी, उनकी दादी को भी स्वर्गीय सकलेचा जी लेके आए थे पार्टी में जी, और उनके पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। वैसे एक बार बताए सकलेजा जी, कितने कितने कमाल के लोग हैं ना। कांग्रेस भी बोल सकती है कि हमारे थे। कहां से थे? भाई राजमाता सिंधिया ने अपनी राजनीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू की। नो 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 नो, कैसे नो? आप अपने आप को अपडेट करिए। अरे अपडेट करिए, अपडेट करिए, अपडेट करिए जी। वो अलग एक पार्टी थी, धार्मिक पार्टी, राजाओं की अलग पार्टी थी, ना कि कांग्रेस की सदस्य थी। प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। अरे करेक्ट की बात ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही डीबी मिश्रा जी की सरकार के साथ समर्थन करती थी। सॉरी, अपडेट करिए जी, अपडेट करिए जी। वो पहले हाँ, अपने विषय पे रहें सर। हाँ, आपने बताया कि हम बड़ी संजीदगी से लड़ते हैं, चुनाव को कैजुअल नहीं लेते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा रोशनी दिए, 2018 में क्या हो गया था भाई? कैजुअल ले लिए थे क्या? नहीं, ऐसा है, अंतर सिर्फ 3 सीट का था। 109, 114, सिर्फ 109, 114, 4 सीट, 5 सीट का जी। 5 मतलब अंतर कितने का हुआ? 3 का ही हुआ ना अंतर। सकलेजा साहब, 5 को रुकिए सकलेजा साहब, नहीं 5 को 2000 अगर 3 उधर के इधर होते तो नंबर 2013 में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट में से 167 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2018 में 109 सीट पर सिमट गई।
तो क्या ओम प्रकाश सखलेचा जैसे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ को नहीं कि इसका कारण चाहिए, इसका मंत्र होना चाहिए, पर चिंतन होना चाहिए? हुआ होगा ना, बिल्कुल। और उसको जानकारी नहीं कि चिंतन हुआ था कि नहीं हुआ था, और हुआ था ना, क्या निकला? हुआ था ना, क्या निकला? करेक्शन हुआ ना, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया? नहीं, ज्योतिरादित्य अच्छा, और वो किसके द्वारा था? अलग विषय। देखिए देखिए जी राजनीति में जी हर आदमी अपनी टीम को कहीं पे भी कंफर्ट जोन में रखता है, जी रखा गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जी। कौन सी पहली बार हुई है भारत की राजनीति में? पर हमें जानना यह है कि ये सिंधिया जी और सिंधिया जी के साथ जो इतने लोग आए हैं, तो सरकार बनाने में तो बड़े मददगार रहे, पर 2023 के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन रहे हैं भाई? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हल्ला हुल्ला करने वाले करते रहेंगे जी। सरकार अपने तरीके से काम करेगी और वापिस सरकार बनेगी। आप अपने मित्र ठोक बजा के बनेगी सरकार। ओम प्रकाश जी, जब आप सतना में हमें मिले थे आज से 25 साल पहले, बड़े संवेदनशील व्यक्ति हुआ करते थे आप। जी। ये आपके पुराने मित्र हैं दीपक जोशी, उनको लेके कोई दर्द, कोई दुख, कोई टीस आपके मन में नहीं आती? क्या हो गया मेरे मित्र के साथ? देखिए, हर व्यक्ति की अपने कारण होंगे जी। उनके अगर व्यक्तिगत किसी से कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जी, तो वो एक विषय है जी। लेकिन उनका बेटा आज भी हमारे युवा मोर्चे का सक्रिय और पदाधिकारी है और फुल फ्लैश काम कर रहा है जी। अब उनके किसी कोई विषय है तो वो विषय जहां उचित प्लेटफॉर्म होगा, हर चीज की व्याख्या और उसकी चर्चा जी कॉमन में नहीं हो पाती है, उसका रीजन। लेकिन आप जैसे व्यक्ति के द्वारा तो कहीं पर भी साहस के साथ बात कही जाएगी। हमारा तो सवाल ये है, क्या कमी है? मैं अपना सवाल करता हूं फिर से। हाँ। भाई, आपकी पार्टी के संदर्भ में कहा जाता है इनके पास देव दुर्लभ कार्यकर्ता होते हैं। बिल्कुल है भाई, दरी बिछाने, झाड़ू लगाने, कुर्सी जमाने तक का काम आपके कार्यकर्ता प्रेम भाव के साथ करते हैं, इस उम्मीद के साथ करते हैं कि उनके साथ न्याय होगा, समय आने पर मौका मिलेगा। पर ये क्या कर दिया आपने उनके साथ? कल के आए हुए लोगों के लिए कालीन बिछा दिए, उनसे अभी भी दरी बिछवा रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं है आपको? ऐसा वर्जन आपका हो सकता है। जब सरकारें बनती है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जी, देयर आर सो मेनी डिफरेंट। जितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है उतनी तेजी से नए काफी अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। उन अपॉर्चुनिटीज में हर कार्यकर्ता को उचित सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है और तेजी से हो भी रहा है। तो ये जो अभी आपकी योजना आई है, सीखो और कमाओ जी, वो इसीलिए आई है क्या कि भाई कार्यकर्ता अब इससे काम चलाएं? क्योंकि आपने बाकी टिकट विकेट तो आई एम सॉरी, कटाक्ष एक सीमा तक अच्छा माना जाता है। सखलेचा साहब, सीखो और कमाओ। एक सेकंड, आपने बोला, उत्तर पूरा सुनिए, पूरा उत्तर सुनिए। सीखो और कमाओ योजना एक नए नौजवान आदमी के लिए, जब भी कोई बच्चा इंटरव्यू देने जाता था उससे एक्सपीरियंस का पूछा जाता था और एक्सपीरियंस वो कहां से लाता, ये उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। उस एक्सपीरियंस के सॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्री के साथ एक टाई अप किया गया कि 75% तनख्वाह जी सीखो जी आप अपनी बात सीखो और कमाओ योजना में सरकार देगी और 25% वो एंटरप्रेन्योर जिसके यहाँ वो सीख रहा है देगा। और उस योजना में अभी 1.5 लाख बच्चों के आवेदन आए जी। उन 1.5 लाख बच्चों को अलग अलग ट्रेड में सीखने के लिए 1 साल तक सरकार पैसा देगी। आप क्या ये मानते हो कि किसी को बेरोजगारी भत्ता नाम की चीज कह के उसके जीवन के साथ मजाक करना और उसे कभी भी काम के लायक अनुभव ना दिलाते हुए बेरोजगार ही जिंदगी भर बना के रखना सही निर्णय है?
इसलिए सीपोर कबाऊ योजना एक ऐसी योजना है जो भविष्य के लिए आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आई है और उसका कभी भी सबके नई पीढ़ी आती है, सबको अनुभव और लर्निंग कास्ट देनी पड़ती है, चाहे व्यापारी का बेटा हो, चाहे वो कर्मचारी का बेटा हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, सबको लर्निंग कास्ट लगती है। ये लर्निंग कास्ट का सहयोग देकर उसे उसके लाइफ की डायरेक्शन तय करने का है। पर आपको नहीं लगता सेक्रेटरी साहब कि ये जो योजना है इसे लागू करने में थोड़ा देर कर दी आप? क्या ये योजना थोड़ा और पहले नहीं लागू कर सकते? देखिए, एक मिनट जी जी सेक्रेटरी, देखिए जी योजना, एक मिनट रुकिए, ऐसा मत करिए। हर मतलब जो भी आपके सवाल हैं जितने बेहतर तरीके से होते हैं उतना पूछने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये उनका अधिकार बनता है कि वह अपना पक्ष रखे और आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप पक्ष को सुने। कोई सवाल के संदर्भ में कोताही नहीं बरती जा रही। आप इतनी उम्मीद कर रहे हैं भाई। जी 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 सेक्रेटरी साहब। देखिए, जी योजनाएं अलग अलग योजना जी अलग अलग समय पे होती है। हर योजना के बारे में कहा जा सकता है। जी अगर मैं ये बात करूं कि मध्य प्रदेश के जीवन रेखा पानी है, जी नर्मदा का पानी है, जी नर्मदा का पानी का बंटवारा कब हुआ था, नर्मदा के पानी का केस कब ठोका गया था? 67 में जब स्वर्गीय सकलेचा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सिंचाई मंत्री थे, तब नर्मदा के पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का केस लगाया। 78 में वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको सेटल करवाया। 78 की बनी हुई योजना 2003 तक 10% भी उस पर काम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ सबसे बड़ा अन्याय उन बीच की सरकारों ने किया और मध्य प्रदेश की सरकार को मैंने पूरे उसमें ठोक बजा के कहा कि ये ऐसे अन्याय अत्याचारी लोगों के साथ उनका जवाब पूछना चाहिए कि पूरा नर्मदा का पानी का समय पे उपयोग ना करके उन सरकारों ने अपने अय्याशी में क्यों उड़ाया, क्योंकि ये सबसे गंभीर विषय है। आप क्या बात करना चाहते हैं? जब इतनी खराब इनकी कार्य पद्धति थी तो 2018 में जनता ने उस कांग्रेस में भरोसा करने का निर्णय क्यों लिया? कांग्रेस पे भरोसा नहीं हुआ, वोट की परसेंटेज में कांग्रेस को ज्यादा नहीं मिला जी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का अंक में अलग आ गया। तीन अंकों का फर्क आया। 3 अंक उधर के इधर होते तो सरकार का तो और सरकार ने ये तय किया, अब अपन सरकार ने ये तय किया कि भले हम विपक्ष में बैठेंगे लेकिन हम तोड़फोड़ नहीं करेंगे, हम वो चीज में नहीं इन्वॉल्व होंगे। जी, फिर बाद में निर्णय क्यों बदल लिया? नहीं, निर्णय नहीं बदला गया, वो समय जी, कोई आने को नहीं रोका जाएगा। अच्छा, अब आखिरी दौर की बातचीत बात है, फिर अब जनता से सवाल लेंगे। 2023 के चुनाव के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं सकलेचा जी? सर 2 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट प्लीज। आपका क्या नाम है प्लीज? मैंने कहा जवाब सर बोल रहे हैं ना कि होंगे इसके बाद। आपका सत्र तभी शुरू, 1 मिनट सुनिए साहब, आपका सत्र तभी शुरू होगा जब ये सवाल खत्म होगा, तो आप शांति रखिए, ठीक है? आपको मौका मिलेगा, बच्चों बैठ जाओ, पूछो। जी जी 2023 के लिए 2018 की संदर्भ में अनुभव लिए हुए ओम प्रकाश सकलेचा जी क्या संभावना देख रहे हैं और जो भी देख रहे हैं किस आधार पर देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े बहुमत के साथ जी भाजपा की सरकार बनेगी। जी, बहुत अच्छे तरीके से जनता ने ये समझ लिया 15 महीने में क्या स्थितियां हुई जी, और उन स्थितियों से जनता कितनी त्रासदी में हुआ, कितनी तकलीफ हुई कि अगले चुनाव में बाय रूट साफ कर दिया जनता ने। हर स्थानीय चुनाव में साफ कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि 15 महीने का वो अनुभव इतना कड़वा था, इतने ठेकेदार पैदा हो गए थे, हर क्रिमिनलिटी जी, कुछ लोगों के पास ही रहेगी।
जी, उसका अंतर सबने महसूस किया और उसी का रिजल्ट आया कि अगले चुनाव में साफ हुई। और जहां तक सवाल है जी, कि 23 बहुत गंभीरता से, जी, 23 बहुत अच्छे मार्जिन से सरकार जीतेगी। मेरा एक सवाल बचता है आखिरी, अगर आपकी सरकार इतना ही बेहतर काम कर रही थी तो नगरीय निकाय में आपको शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ा? नगरीय निकाय में आप ग्वालियर 50 साल बाद हार गए, जबलपुर आप हार गए, रीवा आप हार गए, इसके बाद आप कह रहे हैं कि कहां हार गए? देखिए, तो ये क्या मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है? ये आपके गढ़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। जोनल प्रॉब्लम्स जोनल तरीके से देखी जाती, संयुक्त प्रॉब्लम इन टोटलिटी अगर मैं देखूं जी, तो 2 या 3 अगर चली गई पंचायतें, लेकिन अगर मैं देखूं इस संभाग की तो 7 नगर पंचायत आई। जी, मैं इस संभाग की दूसरी चीजें देखूं जी, तो हमारे तो सब हमने जीते एक तरफा। जी, तो अरे रुकिए भाई, आपको यानी ये बात पसंद नहीं आ रही कि ग्वालियर आप जीत गए, आपको ये पसंद नहीं आ रहा कि आप जबलपुर जीत गए, तो फिर थोड़ा देर सकलेजा साहब, अब आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर हम जनता के सवाल लेंगे। बार बार लाडली बहना योजना की बात कही जा रही है। जब सब काम इतना अच्छा चल रहा था तो आपकी पार्टी अचानक लाडली बहना से ही सारी उम्मीद क्यों कर रही है? थोड़ा इस बार ऑलरेडी दीजिए ना। बहुत सामान्य सी बात है जी, लाडली लक्ष्मी का से पूरे भारत में एक अनुभव शुरू किया। जी, लाडली लक्ष्मी की अनुभव के आकलन से उससे परिवार में और सेक्स रेशो में जो अंतर कम हुआ, जी, वो बहुत बड़ा समाज की जरूरत का खत्म हुआ। उस खत्म को परमानेंट चिरस्थायी करने के लिए लाडली बहना का आया विषय, जी, और उस विषय में 2 और बड़ी महत्वपूर्ण बातें साथ में आई। जी, 2 और बड़ी महत्वपूर्ण बातें आई जी, कि आपकी लाडली बहना के साथ जी, आत्मनिर्भर भारत का डायरेक्ट कनेक्शन हुआ। जी, क्योंकि कोई भी अगर आत्मनिर्भर भारत की बात होगी तो धीरे धीरे हर स्टेज पे ग्रोथ की जरूरत है। जी, भारत पुराना आदिकाल से महिलाओं को शक्ति माना गया, जी, शक्ति के साथ उनका सामर्थ्य माना गया। जी, उस सामर्थ्य को आज वापिस रिवाइव करा, क्योंकि जो गुलामी के दौरान और बीच के काल में जिस पॉपुलेशन को लाइबिलिटी बताते हुए सरकारों ने उनको ट्रेन करने की, उनमें क्षमताएं न होने के कारण उस समय मात्र 2 करोड़ युवाओं को अगर नेहरू रोजगार या ट्रेन कर देता तो देश इतना नहीं बिगड़ता जितना आज बिगड़ा। उसी को आज मोदी ने उसी युवा पीढ़ी को, पॉपुलेशन को असेट मान के पूरी दुनिया में उसका कंट्रोल किया। और आज हम केवल भारत की बात नहीं कर रहे, आज हम आने वाले समय में आपको एक उदाहरण बताता हूं जो विधानसभा के रिकॉर्ड में है। जी, मैं हाउस ऑफ कॉमन में गया था, पूरा विधानसभा की कमेटी गई। जी, कमेटी की डिस्कशन 1 घंटे चली वहां की स्पीकर लेडी से, और उनका आखिरी वाक्य ये आया कि जिस तेजी से भारतीय जी, वहां बढ़ रहे, हमने तो बड़े उससे आप पे राज किया और आप हेड काउंट से अपनी क्षमताओं से हमारे ऊपर राज करेंगे, और वो दिन आज हम देख रहे हैं। और वो एक नहीं, हम ऐसे 20 देशों में भारत का व्यक्ति वहां के सर्वोच्च पदों पे बैठने वाला है, उसको समझना पड़ेगा। और अगर ये लोग भारत के सर्वोच्च पदों पे सभी देशों में बैठने में इनको तकलीफ है तो इनको हंगामा करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो अगर देश के नौजवानों की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते, जो अगर यूके में आज भारत का प्रधानमंत्री बैठा है उसको उनको शर्म आ रही है,
तो मुझे कोई बात करने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं करनी है सर। बहरहाल अब समय है। एक मिनट, अगर आप ये चाहते हैं कि एक आपके साथ में संवाद का सिलसिला बन सके तो उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा और शांति रखनी पड़ेगी। और क्यों बोल रहा हूं ये सुनिए। देखो भाई, देखो शांति के साथ पहले मेरी बात सुनिए। ओम प्रकाश सकलेचा जी के मिजाज को आप देख रहे हैं। आप ज्यादा हंगामा करोगे, ज्यादा शोर करोगे, मैं बता रहा हूं वो मंच छोड़ के चले जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपने सवालों के उत्तर लेने की कोशिश कीजिए। आप सवाल कीजिए और शांति से सवाल कीजिए, वो उसका उत्तर देंगे और आप अपना फैसला लेंगे। जी शुरू करें, लेकिन मेरा फिर कहना है सम्मान के साथ, अवेलना मत कीजिए। जी आप अपना नाम बताएं और अपना सवाल बताएं। एक मिनट जी, सवाल अपना नाम बताएं और सवाल बताएं। सवाल आपको करने चाहिए। अरे जी, मैंने आपसे विनम्रता पूर्वक कहा, हाँ, आपको माइक दिया सवाल पूछने के लिए माननीय मंत्री जी से। आपके पास अगर सवाल है तो उसका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए और सवाल कीजिए। मैं राजकुमार अहिर हूं जी, और जावत से चुनाव विधानसभा आपके सामने ही लड़े थे। जी ठीक जी 2018 में। जी मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ बातें करते हैं कि 2 लाख लोगों को नौकरी दी। मैं आज आपको कह रहा हूं, अगर इनके विभाग से 2 लाख लोगों को अगर नौकरी दी तो मैं राजनीतिक संन्यास लेने को तैयार हूं। बताना पड़ेगा, बताना। ठीक, माइक ले लीजिए। एक मिनट रुके, पहले उत्तर तो लो भाई जवाब तो लेने दीजिए। भाई सकलेचा साहब, आपके प्रतिद्वंदी हैं, जनता तो नहीं है, आपके प्रतिद्वंदी हैं, पर उनको लगा कि भाई 2 लाख लोगों को रोजगार मिल गया, बता दो तो मैं संन्यास ले लूं। कुछ कहना है आपको इसमें? एक मिनट रुकिए भाई। बिल्कुल इनकी तैयारी करवाओ जी, इनसे लिखवा लो, क्योंकि ये तो एक दिन में बदल जाएंगे। जी मैं डाटा दे देता हूं। जी 10,000 इंडस्ट्री जो मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, जी आंकड़े जो सरकारी डाटा में ESI PF के साथ जी जो डाटा होते हैं जी वो, एक सेकंड भाई एक मिनट, राजकुमार जी के सवाल का उत्तर आ गया। माननीय मंत्री जी डाटा उपलब्ध कराएंगे। अब उस डाटा के बाद राजकुमार जी संन्यास लेंगे या नहीं लेंगे वो राजकुमार जी बताएंगे। अगला सवाल। बैठो। हाँ बेटा जी, सवाल। अरे मैं आपको ये कह रहा हूं, भरे मंच पे सारी पार्टी के लोग हैं, अगर इन्होंने 2 लाख लोगों को स्थायी नौकरी दी है, विक्रम सीमेंट जो इनके क्षेत्र में आता है, इनके पिताजी के समय लगा था, वहां लोगों को नौकरी पे टेम्परेरी नहीं रखते, कच्चे में, जिसको बोलते ठेकेदार। क्या 2 लाख लोगों को नौकरी कहां दी, ये बताएं जनता को। नहीं वो बेटा मनीष जी वो बेटी के पास जाइए आप। हाँ बेटी, 2020 से BSc आराम से बेटा, माइक आगे लो। हाँ आराम से अपना नाम बताओ। मेरा नाम शिवानी पाटीदार है, मैं मनासा क्षेत्र से और BSc नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ। 2020 से BSc नर्सिंग की एग्जाम यूनिवर्सिटी नहीं ले रही थी, तो एग्जाम क्यों नहीं ले रही? अगर एग्जाम नहीं ले रही तो हम लोग आप लोगों को वोट क्यों दे? और यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप बच्चों के भविष्य के संदर्भ में इतने दावे कर रहे थे, पर मध्य प्रदेश में नर्सिंग की पढ़ाई की वाट लग गई है। अगर सीधे शब्दों में कहें, 3 साल से एग्जाम नहीं हो पा रहे। हाईकोर्ट लगातार प्रतिकूल टिप्पणियां कर रहा है। आप एक जागरूक राजनेता, आपकी जानकारी में यह विषय होगा, कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल। अगला इस तरफ, देखिए इनको दीजिए। एक सेकंड जी, पहले सवाल सुने। एक सेकंड जी हाँ, वो नहीं बोलेंगे, आप पहले सवाल का उत्तर दीजिए। हाँ जी देखिए जी नर्सिंग कॉलेज में जी जैसे कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज गलत आ गए थे, जी ऐसे कॉलेज आ गए थे कि जिनके बाद बच्चों को 5,000 की नौकरियां नहीं मिलती थी। जी वो इंजीनियरिंग कॉलेज
कुछ लोगों की ऐसी दुकानदारियां बन गई थी जिससे बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो रहे थे जी और मैं अकेला विधानसभा में था जी जिसने उस समय आपत्ति लगा के ये कहा था। ये साहब जी रुकिए ना भाई, उसी का जवाब आ रहा है जी उसके चर्चा में कि वी आर प्रोड्यूसिंग व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, गिविंग ए सब स्टैंडर्ड एजुकेशन इज क्रिएटिंग ए व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। जी क्योंकि वो 20 लाख रुपया खर्च करके इंजीनियरिंग कर रहा है किसी भी उससे और उसे नौकरी नहीं मिले, वो उस वर्थ का नहीं है और उसमें स्टैंडर्ड गिर गया तो उसे सुधार नहीं। ऐसे ही नर्सिंग में कुछ लोगों ने ऐसे कॉलेज खोल लिए जिसपे कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है कि जब तक उनके स्टैंडर्ड ठीक नहीं होंगे तब तक उनकी आप वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के जीवन से खेलने का लाइसेंस किसी भी मैं बीच में सवाल करना चाहूंगा। एक बार बताएं, एक मिनट सकलेजा साहब ये बताएं, 3 साल से बच्चों के एग्जाम नहीं हो रहे, नहीं हो क्या रहे। इससे बड़ा खिलवाड़ कुछ हो सकता है? आप सब स्टैंडर्ड एजुकेशन देके जी जो प्रॉपर नर्सिंग के ट्रेंड पूरी टीम के साथ नहीं है जी उनको देके क्या सबके जीवन से खिलवाड़ उचित है? ये निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का है, तो सकलेजा ये साहब इसके निर्णय लिए पार्टी का नहीं है, तो ये सकलेजा सरकार का नहीं है। तो सकलेजा साहब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, और आप बोल रहे हैं कि नर्सिंग के अंतर्गत सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस आ गए, उनके द्वारा गलत तरीके के काम किए गए, तो इसके संदर्भ में किसको दोषी ठहरा गया? किसको सरकार ने कार्रवाई की? करेक्शन हो रहा है उसमें जी उसमें करेक्शन हो रहा है जी प्रोसेस है सरकार का। पर आपको इसको लेकर कोई दुख है? ज्यादा लगे या कम लगे? सकलेजा साहब आपको निजी तौर पर नर्सिंग परीक्षार्थियों के संदर्भ में, नर्सिंग के इन बच्चियों के संदर्भ में कोई दुख या वेदना है कि इनके साथ गलत हो रहा है? देखिए दो बात बहुत साफ है जी बहुत स्पष्ट बात है कि इन बच्चों के साथ मेरी सद्भाव है। जी सद्भाव के साथ जी पढ़े लिखे बच्चों को ये समझना जरूरी है, जी ये समझना जरूरी है कि किस कॉलेज का क्या स्टैंडर्ड है जी और वो अगर उस स्टैंडर्ड के उसमें होते तो ये प्रॉब्लम नहीं आती और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सरकारें ढूंढ रही है। जल्दी से जल्दी कोर्ट में सरकारें समाधान ढूंढ रही हैं। अब इस समाधान पे आपको एतबार हो तो आप भाजपा को वोट दे देना, समाधान पे एतबार ना हो तो जिसको देना उसको वोट दे देना। अगला सवाल। अरे बोल तो दिया भाई, अब कर क्या लें इसमें? ऐसे हेलो सर, मेरा सवाल है, आपने मुझे खड़ा करा, मेरी आवाज सुने सर। आपने मुझे सवाल आपका सवाल। हेलो सर, मैं समाज सेवी हाजी साबिर मसूदी नीमच। मेरा सवाल यह है, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि जब ये बात आपसे कर रहे थे, मैं उस टाइम भूला नहीं, अभी तक आपका जवाब दूंगा मैं मंत्री जी से सवाल का जवाब। जिस वक्त ये चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के 2 खड़े, एक ये निर्दलीय करवा देते हैं और 4000 से ज्यादा इनका जीत का रेशो रहता नहीं है। एक मेरा ये सवाल है, ये बोलते हैं ना रेशो बढ़ रहा है, 4000 से ज्यादा रेशो नहीं बढ़ता। एक दूसरा सवाल मेरा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज जी नीमच आते हैं दशहरा मैदान में, चुनाव के दौरान घोषणा करके जाते हैं कि मैं कैबिनेट आदि लेकर आ जाऊंगा ये बंगला बगीचा समस्या हल करने को। कैबिनेट कहां है? कैबिनेट के ये मंत्री हैं, आदि क्या चारानी कैबिनेट भी यहां नहीं आती है, कैबिनेट के मंत्री हैं। लेकिन मेरा इनसे बहुत नम्र निवेदन है कि जनता नीमच की बंगला बगीचा के नाम पे बहुत परेशान हो चुकी है, उसका निर्णय 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊं। बंगला बगीचा यहाँ का विषय उठता है। सकलेजा साहब आपकी जानकारी, एक मिनट इसका उत्तर दे। क्या बंगला बगीचा के संदर्भ में कोई टिप्पणी आपके द्वारा? ओम प्रकाश जी। देखिए बंगला बगीचे के जी तीन राउंड के डिस्कशन और पॉलिसी बनी जी। उस पॉलिसी में कई हजार लोगों के सॉल्व भी हुए जी, कुछ बचे हुए हैं जी, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन जी, ये है कि उनके साथ बिना डॉक्यूमेंट के जी 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 बस आप अपनी बात पूरी कर दे सकते। अब आप हाँ तो उसके फेज 2 में
जी बड़े 5,000 और बड़े प्लॉट के बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं देने। लास्ट आखिरी सवाल लेंगे, बस आखिरी उत्तर दीजिए। जी, तो ये उसका सॉल्यूशन आधे भी हमने निकाले जी और बाकी भी हम निकालेंगे। जी वोट पे खत्म हो जाती है क्या? अरे बातचीत के लहजे को एक तो नरम करो दोस्त, आप आराम से सवाल करें। हमने हर जगह जाके ज्ञापन दिए, कलेक्टर से लेके माननीय विधायक साहब को लेके भोपाल जाके हर जगह हमने ज्ञापन दिए। उसका आज तक हमको एक % फायदा होता, उसका समाधान मिलता तो हम यहाँ नहीं आते। इतने साल 3 साल से हम बात कर रहे हैं, पर हमारी नर्सिंग की एग्जाम्स नहीं हो रही है। हम ब्याज से पैसे लाके किससे भाई नर्सिंग के लाख रुपए लगा के बैठे हुए हैं। भाई नर्सिंग के संदर्भ में आज सीखो कमाओ योजनाएं चल रही है, शिक्षा के बारे में मामा जी बातें करते हैं, तो हमारा कोई मतलब नहीं, बात नहीं बता सकते। बस शिक्षा की बातें वो करेंगे, हम बात नहीं बता सकते। ठीक, चलो अब आखिरी सवाल के लिए इधर आ जाएं। लास्ट इस सत्र का आखिरी सवाल जी। मंत्री जी से सवाल करने से पहले कांग्रेसी मित्र सुन ले कि 2013 में इनकी कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, और जो लोग 20 साल तक जो लोग नहीं कर पाए और कांग्रेस के नेताओं के फर्जी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, वो मंत्री जी से सवाल की उम्मीद नहीं करें। तो कुल मिलाकर चुनावी माहौल सरगर्म है, तो कुल मिलाकर हर वर्ग अपनी अपनी संभावनाएं देख रहा है, लेकिन नीमच लंबे समय से भाजपा का गढ़ बना हुआ है। 2023 में भी क्या भाजपा का गढ़ रहेगा या दिग्विजय सिंह की मेहनत कांग्रेस के लिए कोई संभावनाएं पैदा कर पाएगी, हमें इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि हमारे इस कार्यक्रम की परंपरा है कि आपने वक्त निकाला है INH और हरिभूमि परिवार के लिए, तो एक स्मृति चिन्ह और शॉल के माध्यम से आपका आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए। और साथ ही साथ सिर्फ नेताओं को नहीं, पर्यावरण सेवी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किशोर बागड़ी जी, उनका सम्मान मंच पर माननीय मंत्री जी द्वारा किया जाना है। मेरा अनुरोध है पर्यावरण प्रेमी जी से, जो किशोर बागड़ी जी हमारे बीच मौजूद हैं। किशोर जी यदि आप हमारे बीच हैं तो आपसे अनुरोध है, मंच पर मंत्री जी द्वारा, चूंकि लगातार पर्यावरण सेवी हैं, हमारे भविष्य को बचा रहे हैं, हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। किशोर बागड़ी जी का सम्मान मंत्री जी द्वारा, और हमारे इस कार्यक्रम में हम न सिर्फ नेताओं मंत्रियों का आभार जताते हैं, बल्कि नीमच के लिए जो वास्तव में काम कर रहे हैं उन लोगों का भी सम्मान इस मंच पर होता है। तो किशोर बागड़ी जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो कि लगातार नीमच के पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके अलावा मैं बुलाना चाहूंगी राहुल जैन जी को, जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं राहुल जैन जी, उनसे मेरा आग्रह है कि वो मंच पर आ जाइए और उनका भी सम्मान किया जाना है मंत्री जी द्वारा। राहुल जैन जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष। राहुल जैन जी जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं, जिनका सम्मान माननीय मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। जोरदार तालियां इस सम्मान के लिए उनको, और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का आभार। बहुत धन्यवाद नीमच, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का आभार।